नमस्ते, मेरा नाम उत्तम कुमार है और आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान में भी पार्ट वाइज हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट वाइज इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर हम कोई भी किताब बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हर एक चैप्टर वाइज बांटा होता है। जैसे हम लोग कैलकुलस पढ़ना हो, बीजगणित पढ़ना हो, तो उसमें क्या होता है कि बीजगणित का एक चैप्टर दिया होता है, अंक गणित का एक अलग चैप्टर दिया होता है। तो हम लोग क्या होता है, सुविधा होता है उसमें पढ़ने में कि अगर अंक गणित पढ़ना हो तो डायरेक्ट चैप्टर चले जाते हैं। उसी तरीके से संविधान में क्या किया गया है, उसको भाग में बांट दिया गया है कि हर एक भाग, जैसे नागरिकता के बारे में जानना हो या तुम संशोधन के बारे में जानना हो या इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में कहाँ क्या दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्ट वाइज दिया गया है। तो हमारे संविधान को 25 भागों में बांटा गया है। उसमें क्या है, पहला भाग जो हमको क्या बताता है कि हमारे संघ के बारे में, यानी कि हमारे देश के बारे में जानकारी देता है। हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका क्या बाउंड्री है, उसको किस तरीके से शामिल करना है। अगर मान लो किसी राज्य को बांटना है 2 राज्यों में, उसका क्या नियम कानून है, ये सारी चीज़ें किसमें जानकारी मिलेगी, भाग 1 में। इसमें आर्टिकल जो है वो 1 से लेकर 4 तक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अगर मान लो कोई देश हमारे देश में शामिल होना चाह रहा है, उसके क्या नियम है, उसको संसद में कहाँ कहाँ से उसको पास करना पड़ेगा, उच्च सदन में, निचले सदन में किस में जाना, पास होना होगा, उसको कितने बहुमत से पास होना है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सारी चीज़ें जानकारी हमें किसमें मिलेगी, भाग 1 में मिलेगी। भाग 2 हमें क्या बताता है, नागरिकता के बारे में। नागरिकता बारे में क्या बताता है कि मान लो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके पहले के लोग नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर मान लो कि पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से वापस आया, वो नागरिक कहलाने लायक है कि नहीं। नागरिक कहलाने का क्या फायदा है, उसको मौलिक अधिकार मिलते हैं, बहुत सारे उसको अधिकार मिल जाते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत सारे ड्यूटी आपको मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी, ये सब चीज़ें किसे मिलते हैं, नागरिकों को मिलते हैं, बहुत सारे फायदा होता है। तो नागरिकता का अधिकार जो कानून है वो किसमें, आर्टिकल 5 से 11, और भाग किसमें, भाग 2 में। भाग 3 जो है हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार क्या बताता है, क्या होता है कि किसी भी नागरिक को रहने के लिए उसका जो मौलिक बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स है, जो उसको रहने के, जैसे मान लो उसको रहना है, उसका खुद का भाषण अभिव्यक्ति करने का आज़ादी हो, वो कहीं भी रहने का आज़ादी हो, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का आज़ादी हो, पढ़ने का आज़ादी हो, कुछ बोलने की आज़ादी हो, ये सारी आज़ादी अधिकार मिलता है हमें, किसमें मिलता है, भाग 3 में मिलता है। भाग 3 का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो तुम्हारा मौलिक अधिकार, तुम कहीं भाषण देने जा रहा है, तुम्हारा कोई उसमें अगर मान लो कोई पावरफुल आदमी तुमको रोक रहा है, तो तुम किस कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, कैसे अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ना है, ये सारी चीज़ें जानकारी किसमें मिलेगी, भाग 3 में मिलेगी। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य है जो राज्य को निभाना पड़ता है अपने नागरिकों के प्रति। अब तुम्हारे जैसे किसी भी राज्य में अगर नागरिक रह रहे हैं तो उसका रहना, उसका खाना, उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी सारी किसकी होती है, राज्य की होती है। अगर वो कोई पॉलिसी बना रहा है, कुछ नियम कानून बना रहा है, तो इस नियम को देखते हुए कि उसके जो राज्य के नागरिक हैं उसका भलाई के लिए है कि नहीं है, उसका नियम कानून किसमें दिया गया है, भाग 4 में, यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। हमारा जो भाग 4A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको बाद में ऐड किया गया। ये क्या है कि नागरिकों को अगर अधिकार दिया जाता है, उसके साथ साथ उसको कुछ कर्तव्य भी दिया जाता है, जैसे कि सार्वजनिक जो सामान है उसकी रक्षा करना, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें किसमें है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये सारे नागरिकों को फॉलो करना होता है, जो कि आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है। भाग 5 जो है वो संघ। संघ क्या है, सेंटर। सेंटर में किस तरीके की सरकार है, वहाँ राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, उसका संघ कैसे चुनाव होगा, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसकी क्या वेतन होगा, ये सारी चीजें किसमें है, संघ में। ये आर्टिकल कितना है, 52 से लेकर 51 इसमें। और ये भी शामिल है कि वहाँ का जो संघ है, यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करेगा, उसके जज को कैसे इलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे क्वालिफाई होगा, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उसको कब कैसे निष्कासित किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जानकारी हमें किसमें मिलेगी, भाग 5 में, यानी आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक। भाग 6 जो है वो राज्य के बारे में। राज्य में क्या कि राज्यपाल होगा वहाँ पर, वहाँ कितने 2 स्तरीय सदन होंगे, किसी 1 स्तरीय सदन होगा, वहाँ का चुनाव कैसा होगा, वहाँ मुख्यमंत्री होगी तो मुख्यमंत्री कैसे होंगे, उसका कैबिनेट कैसा होगा, मंत्री पद कौन कौन होगा, ये सारी जानकारी किसमें मिलेगा, भाग 6 में। और वहाँ के न्यायपालिका, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ये सारी चीज़ जानकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उसका कैसे, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका चुनाव कौन करेगा, कौन जज बनने लायक है, कौन वकील है, ये सारी जानकारी 152 से लेके 237 आर्टिकल में है, और भाग 6 में। भाग 7 जो है, जब हम लोग शुरू में हम लोग अपना संविधान को लागू किए थे, उस टाइम पे हम लोगों ने देश को 4 भागों में बांट रखा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उस समय में पार्ट 7 को उस राज्य के लिए रखा गया था। अभी उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी ये सब नहीं है, इसलिए भाग 7 को जो है उसको हटा दिया गया है, तो इसलिए वो क्या है, ब्लैंक है। भाग 8 जो है वो
केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी देता है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है कि जैसे मान लो दिल्ली या पौंडीचेरी या दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, ये हम लोग के देश एरिया से जो देश इंडिया है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ही उसको कंट्रोल करता है। वहाँ का जो पुलिस होगा, वहाँ का प्रशासन होगा, वो सेंटर ही उसको रेगुलेट करता है। तो वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी जानकारी हमें किसमें मिलेगी, भाग 8 में। भाग 9 क्या बताता है, पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज क्या है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वहाँ का कौन चुनाव लड़ सकता है, वहाँ का कितना संख्या होगा, मेंबर कितने होंगे, कितने स्तरीय होगा, उसका क्या क्या कार्य है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसका संगठन कैसा होगा, ये सारी चीज जानकारी किसमें मिलता है, भाग 9 में। ठीक है, हम लोगों ने पंचायत देख लिया, यानी कि पार्ट 9 देख लिया था। पंचायत उसी तरीके से है पार्ट 9A, जिसमें कि नगर पालिका के बारे में दिखाया गया है। जिस तरह से पंचायत के बारे में देखा, उसका क्या कार्य है, उसकी क्या शक्तियां हैं, वो कैसे कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन क्या क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। उसी तरीके से 9A नगर पालिका में बताया गया है इसका क्या क्या कार्य होगा, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं और इसमें कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद इसका आर्टिकल जो है 243 से पी से लेकर के 243 ZG तक है। जो 9B है वो सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होता है कि हम लोग कुछ लोग मिल करके एक संगठन बना लेते हैं और एक सामूहिक फायदे के लिए, कि सभी लोगों का फायदा हो, उसके लिए हम लोग उसमें काम करते हैं। तो वो थी सहकारी समिति। जैसे कि अमूल दूध का समिति जो कि सहकारी समिति है, ये 9B में हमको मिलता है। और उसके क्या नियम कानून होने चाहिए, कैसे आप बना सकते हैं, कैसे उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, 243 एक्ट से लेकर के 243 ZG तक है। भाग 10 जो है वो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ये क्या होता है कि अनुसूचित जनजातीय लोग जो होते हैं वो अपने कल्चर, अपने संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। उनको कैसे रहना है, क्या पहनना है, किस तरीके से खाना है, तो वहाँ का जो नियम कानून है, वहाँ का जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, वो सब क्या होता है कि उसके हिसाब से चलना होता है, उनके कल्चर के हिसाब से हम लोगों को एडजस्ट करना होता है। ये किस में मिलेगा, भाग 10 में, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर के 244A तक है। भाग जो 11 है, भाग 11 में सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन बताया गया है कि वहाँ जो विधायी का जो नियम कानून पास हुआ वो राज्य में कैसे लागू करना है, और राज्य जो नियम कानून बना रहा है वो कैसे राज्य में लागू होगा, कहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। अगर दोनों सेम कानून बना रहे हैं तो किसको सबसे ऊपर रखना है, किसका लागू होगा, ये सारी चीज जानकारी किसे मिलेगा, भाग 11 में, जो कि आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है। और भाग 12 जो है ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय रिलेशनशिप, कि मान लो कि तुमको अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो टैक्स में तुमको कितनी हिस्सेदारी राज्य का है, कितनी हिस्सेदारी संघ का होगा यानी सेंटर का होगा। और इसमें अगर मान लो राज्य को जरूरत पड़ गया कि हमको कुछ रोड बनाना है या रेलवे लाइन बिछाना है या मेडिकल फैसिलिटी है, कुछ आपातकाल आ गया, उसके बारे में अगर तुमको पैसा चाहिए तो किससे तुम सेंटर से ले सकते हो, अपना काम पूरा कर सकते हो। ये जानकारी किसे मिलेगा, भाग 12 में, जो कि आर्टिकल कितना से है, 264 से लेकर के 300A तक दिया गया है। भाग 13 जो है वो भारत के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मान लो इंडिया के अंदर कुछ कंपनी खोलना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसके बारे में सबकी जानकारी किसे मिलेगा, भाग 13, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक दिया गया है। भाग 14 जो है वो संघ एवं राज्य सेवाएं। ये संघ राज्य सेवाएं क्या है, यूपीएससी एंड बीपीएससी, जो कैसे एग्जाम होना चाहिए, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या कैडर होगा, क्या सेवाएं होगी, क्या पेंशन होगा, ये सारी चीजें किसमें मिलेगा, भाग 14 में। 14A क्या है, न्यायाधिकरण। अब न्यायाधिकरण का क्या है मतलब है कि इतना सारा केस जो है कुछ भी लोकल लेवल पर हो, जो मान लो कंपनी है, कोई संगठन है, उसका अपना अपना कानून, ताकि वो अपने जो भी उसमें डिस्प्यूट हो, जो भी मतभेद हो, वो खुद अपने आप में ही रिजॉल्व कर सके। जो उनके वकील लोग हैं, न्यायाधीश वगैरह हैं, उनका यूज हो सके और कोर्ट पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए, इसके लिए क्या किया गया, एक अलग से प्रावधान दिया गया, जो कि 14A में है, और जो आर्टिकल 323A से और 323B है, ताकि वो अपने आपस में डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। तो हम लोगों ने भाग 14 देख लिया, न्यायाधिकरण। अब हम लोग देखेंगे भाग 15, निर्वाचन। निर्वाचन में क्या है कि निर्वाचन आयोग के बारे में और चुनाव के बारे में जानकारी मिलता है। निर्वाचन आयोग ऐसा संस्था है जो कि हम लोग के देश में चुनाव करता है। इसमें चीफ कमिश्नर और कमिश्नर्स होते हैं, जो कि आचार संहिता लागू करना, देश में चुनाव करवाना, किसी को पार्टी को सिंबल देना, क्या उसका सिंबल चुनाव चिन्ह होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें किसे मिलेगा, भाग 15 में। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या योग्यता होना चाहिए आपको सांसद लड़ने के लिए, क्या योग्यता होना चाहिए विधानसभा लड़ने के लिए, और ये आर्टिकल कितना 324 से लेकर के 329 है। भाग 16 जो है वो आरक्षण के बारे में। अब आरक्षण जरूरी क्यों है कि कुछ जो समुदाय है, जैसे कि SC ST OBC, इन लोगों को आरक्षण देना जरूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत पीछे हैं। इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इन लोगों को पढ़ाई में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, इसमें आरक्षण देकर क्या करते हैं, लोग मेन स्ट्रीम में लाते हैं, ताकि इन लोग अपना जिंदगी को सुधार सके, बेहतर कर सके। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। भाग 17 जो है वो राजभाषा।
राजभाषा में क्या क्या है कि आप यूनियन में क्या राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जिसमें आप बहस कर सकते हैं, अपने बिल को रख सकते हैं, और या सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बहस करना है उसका क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, हाई कोर्ट का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें किसमें मिलेगा, राजभाषा में। राज्य क्या, आप अगर मान लो विधानसभा में आपको बहस करना है, हाई कोर्ट में आपको बहस करना है, तो उसका क्या क्या राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, वो 343 से लेकर के 351 तक। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ज़्यादातर सवाल एग्जाम में आते हैं। आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो 3 तरीके से होता है। पहला जो होता है नेशनल इमरजेंसी, इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे देश में बाहर से किसी और देश ने हमला कर दिया, उसमें क्या करते हैं कि जो सेंटर है वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और जो पूरा कंट्री का जो रूल रेगुलेशन है, वहाँ क्या नियम कानून है, वहाँ का क्या प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक नियम कानून होना चाहिए, वो सारे सेंटर डिसाइड करता है। और इसमें जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो डिसमेंटल हो जाता है, यानी उसको हम लोग स्थगित कर देते हैं। दूसरा जो आपातकालीन प्रावधान होता है वो प्रेसिडेंट रूल, यानी कि मान लो अगर कोई स्टेट है जो कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो अपने मनमर्जी कर रहा है या फिर जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो क्या करता है सेंटर वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और स्टेट का जो पूरा रूल रेगुलेशन है, वहाँ का जो नियम कानून है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो कौन डिसाइड करता है, सेंटर डिसाइड करता है। और तीसरा जो इमरजेंसी सिचुएशन होता है वो होता है फाइनेंशियल। तो क्या होता है कि मान लो देश में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, पैसे की कमी या फिर रिसोर्सेज की कमी आ गई, तो उस सिचुएशन में भी सेंटर क्या करता है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, किसी का पेंशन अगर रोकना हो या फिर किसी का वेतन सरकारी कर्मचारी को रोक करके, ताकि नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सेंटर कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। और इसका जो आर्टिकल है वो 352 से लेकर के 360 तक। अगला जो भाग है वो भाग 19 यानी विविध प्रावधान। इसमें क्या है कि मिसलेनियस है, बहुत सारे आर्टिकल, इसमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं है। इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ विशेष राहत है, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में, जिसमें अगर मान लो अगर वो पद पर है, अगर वो पद पर राष्ट्रपति है, गवर्नर है, तो आप उसको ला करके जेल में खड़ा नहीं कर सकते और कोर्ट में नहीं ला सकते। ये कुछ कुछ राहत है जो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को मिलता है। तो किसमें जानकारी मिलेगा, भाग 19 में आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, संशोधन। संशोधन क्या है कि अगर मान लो किसी आर्टिकल में कोई जो नियम कानून है, अगर सांसद लोग उसको बदलना चाहते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है ये सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से बदला होगा या कि विशेष बहुमत से बदला होगा। इसके बारे में जानकारी हमें किसमें मिलेगी, भाग 20 में, और उसका जानकारी किसमें, आर्टिकल 368। हाँ, तो भाग 21 विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान में क्या है कि जैसे हमारे जो जम्मू कश्मीर के साथ में जो संबंध है उसको किस तरीके से अपने देश में शामिल किया गया, उससे क्या क्या शर्तें थे, क्या नियम कानून था, वो किसमें मिलेगा, भाग 21। भाग 22 जो है उसमें कुछ 100 टाइटल्स हैं, हमने कब अपने संविधान को लागू किया, इन सब चीज़ों के बारे में सम्मिलित रूप से जानकारी कैसे मिलेगा, भाग 22 में। तो ये हमारा पूरा भाग था 22, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज, एक एक आर्टिकल। तब तक के लिए धन्यवाद।